Ethics with S. Ansari remains the best ever choice. Do you know that ethics paper is the only paper in general studies that pays more with less efforts? One can easily secure 130 to 140 marks. Lukman IAS is a well-established name since 2014 for ethics paper. We offer 3 types of courses: Ethics Foundation course, Ethics Case Studies, and Ethics Test Series. Since 2015, Lukman IAS students have maintained the records of securing the highest marks in this paper. So, why to wait? Contact us today for more information. Myself Namrata Singh. I have secured rank 3 in UPPSC examination of 2022. इससे पहले मैं यूपीएससी के 3 अटैम्प्ट दे चुकी हूँ। तीनों अटैम्प्ट में मैंने पहले अटैम्प्ट में मेंस लिखा था और 4 मार्क्स से मैं इंटरव्यू कॉल नहीं आ पाई थी। दूसरे अटैम्प्ट में मैं इंटरव्यू स्टेज तक गई थी और 20 मार्क्स से मेरा इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं हुआ था। तीसरे अटैम्प्ट में सीसेट की वजह से मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ था। यूपीपीएससी में मेरा यह पहला अटैम्प्ट था और पहले अटैम्प्ट में ही मैंने प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू स्टेज को क्वालिफाई किया था। तो आज मैं आपके साथ अपने नोट्स मेकिंग फॉर मेंस एग्जामिनेशन डिस्कस करना चाहूँगी। तो जो नोट्स मेकिंग होती है वो मैं 2 पार्ट में आपके साथ डिस्कस करूँगी। पहले पार्ट में मैं बताऊँगी आपको कि स्टैटिक नोट्स बनाने चाहिए और दूसरे पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि उसको आप कैसे वैल्यू ऐड करेंगे। तो नोट्स मेकिंग में सबसे पहले आप सिलेबस को ले। सिलेबस विल बी योर गाइड। सिलेबस काफ़ी डिटेल्ड है बट इवन देन वो उसको हम लोग कहेंगे कि वो कंसाइज फॉर्म में ही है, उसको आपको अनफोल्ड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम टॉपिक देखते हैं, GS 2 में एक टॉपिक दिया हुआ है इंडिया एंड इट्स रिलेशनशिप विद नेबरिंग कंट्रीज़। नाउ ये केवल एक सिंपल सी लाइन लिखी हुई है बट इस लाइन में कितना कुछ छुपा हुआ है वो हम लोगों को खुद ही अनफोल्ड करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर नेबरिंग कंट्रीज़ दिया हुआ है तो इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन से हैं, हम लोगों को देखना पड़ेगा कि लैंड वाले नेबरिंग कंट्रीज़ कौन से हैं। नेपाल, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सब के साथ इंडिया के रिलेशंस कैसे हैं। इसके बाद हम लोगों को देखना पड़ेगा जो मैरीटाइम वाले नेबर्स हैं जैसे श्रीलंका हुआ, मालदीव्स हुआ, उनके साथ इंडिया का रिलेशनशिप कैसे रहा। उसके बाद मेरा जो स्ट्रैटेजी थी वो थी कि मैं ब्लॉक वाइज नेबर्स को कवर करूं। फॉर एग्जांपल वेस्ट एशिया हो गया, वेस्ट एशिया में सऊदी अरब हो गया, ईरान हो गया, इसके साथ इंडिया के रिलेशंस कैसे हैं। सेंट्रल एशिया हो गया, उसको मैंने पूरा एक ब्लॉक की तरह कवर किया। साउथ ईस्ट एशिया हो गया, उसको कवर करने की कोशिश करी। तो एक तरह से आपने एक सिंपल सी लाइन जो थी इंडिया एंड इट्स रिलेशनशिप विद नेबरिंग कंट्रीज़, इसको आपने इतना इलेबोरेट कर लिया कि अगर पेपर में क्वेश्चन पेपर जो सेट कर रहे हैं वो कोई भी कंट्री के साथ आपके रिलेशनशिप पूछे इंडिया के बारे में तो आपके पास एक पूरा अच्छा सा नोट्स होगा जिसको आप रेफ़र करके आंसर लिख सकेंगे। इसी तरह से एक दूसरा टॉपिक मैं आपको एग्जांपल दूंगी, इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो अब इसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। फॉर एग्जांपल आपको लिखना पड़ेगा कि न्यूज़पेपर में ये आ रहा है, वर्ल्ड बैंक आ रहा है, तो वर्ल्ड बैंक एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन हो गया, WTO हो गया, IMF हो गया, WHO हो गया, UN हो गया, UNSC हो गया। जब ये सारी लिस्ट बना लेंगे उसके बाद आप छोटे छोटे स्टैटिक नोट्स लिख लीजिए, तो इससे आपके लिए एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी और आपके पास नोट्स होंगे पहले से ही और आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप पेपर में बैठे हो और पहली बार एकदम से कोई एजेंसी आपसे पूछ ली। इसी तरह से अगर हम GS 3 में इसी तरह से सिलेबस को अनफोल्डिंग वाली बात करें तो एक सिंपल सा उसमें लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर्स। तो इसमें आप क्या पढ़ेंगे ये आप डिसाइड करेंगे थ्रू न्यूज़पेपर्स और आप इसी तरह से टॉपिक्स लिखें। फॉर एग्जांपल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में रोज़ ना कुछ द हिंदू में आता रहता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, एज कंप्यूटिंग है। इन सब को आप एक तरह से अपने ही सिलेबस में लिख लें और फिर उसके बाद आप नोट मेकिंग के पास पहुँचें। जब आप इस तरह से एक कंसाइज सिलेबस से डिटेल्ड सिलेबस की तरफ पहुँचेंगे तो फिर आपको एक माइंड मैप क्लियर हो जाएगा कि आपको कितना और क्या पढ़ना है। फिर आप जाइए स्टैटिक पोर्शन को डेवलप करने के लिए। तो मैंने जो सोचा था कि मैं A4 शीट्स जो होंगी उस पर अपने नोट्स बनाऊंगी। तो मेरी जो स्ट्रैटेजी रहती थी वो रहती थी कि मैं पूरे A4 शीट पे स्टैटिक नोट्स ना कवर करके
केवल आधे पे स्टैटिक नोट्स बनाऊंगी और जो आधा पोर्शन होगा वो मैं वैल्यू एडिशन के लिए छोड़ दूंगी। तो वैल्यू एडिशन मैं करती थी न्यूज़पेपर से। यूजुअली मैंने देखा है कि काफ़ी सारे जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो वेट करते हैं पूरे साल के बाद कि विजन की मेंस 365 आ जाएगी, उसके बाद हम वैल्यू एडिशन कर देंगे। मेरे हिसाब से ये स्ट्रैटेजी मुझे तो सूट नहीं करती है, क्योंकि क्या होता है कि वैल्यू जब ऐड करते हैं तो मेंस 365 केवल एक छोटी सी बुक होती है और उसको अगर आप एक दिन में पढ़ना चाहेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। और अगर आप रोज़ वैल्यू ऐड करेंगे न्यूज़पेपर में से तो वो आपके दिमाग में पूरे साल बनी रहेगी और एक स्टोरी की तरह आप उसको आगे वीव कर पाएंगे। जैसे मैं आपको एक आपके स्क्रीन पर ही कुछ नोट्स शेयर करूँगी। GS3 में जैसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप था, ये हमारा 2022 में या 2023 में पूछा गया था। तो इसके लिए जो मैंने न्यूज़पेपर से नोट्स बनाए थे वो वैल्यू ऐड किए थे मैंने स्टैटिक पोर्शन पे। तो मैंने स्टैटिक पोर्शन में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो लिख दी। उसके बाद जो उसका गोल था, जैसे कि फर्स्ट स्टार्स और गैलेक्सीज़ को देखना था, या फिर ये इंफ्रारेड ऑब्जर्वेटरी होगा जो कि अर्लीस्ट स्टार्स और गैलेक्सीज़ को देखेगा, इसी तरह से मैंने 5 जो गोल थे वो लिख दिए। उसके बाद मैंने सोचा कि अब जैसे जैसे न्यूज़पेपर में कोई भी इसका अचीवमेंट होता था जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का, मैं उसको नोट करती देती थी, क्योंकि काफ़ी सारे एग्जाम या क्वेश्चंस आते हैं जिसमें पूछा जाता है कि व्हाट रोल इट हैज़ प्लेड, या फिर सब्सटैंशिएट द रोल प्लेड बाय जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इन अंडरस्टैंडिंग द स्पेस। तो इसके लिए जैसे मैंने एक सिंपल सी हेडलाइन थी न्यूज़पेपर में, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ऑब्जर्व्ड दैट मैसिव गैलेक्सीज वर फॉर्म्ड विदिन 500 मिलियन ईयर्स ऑफ बिग बैंग। तो ये सिंपल सी हेडलाइन थी, मैंने इसको नोट कर दिया और ये मेरा एक वैल्यू एडेड मटेरियल हो गया। इसी तरह से अगली बार एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया था दैट जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ऑब्जर्व्ड एंड कैप्चर्ड न्यू इमेजेस ऑफ जुपिटर, जिसमें कि मैसिव स्टॉर्म्स, फेंट रिंग्स, कलरफुल ऑरोराज और मून्स दिखाई दिए। फिर अगली बार एक न्यूज़ आर्टिकल आया था कि साइंटिस्ट जो हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के, उन्होंने एक ऐसा मॉडल डेवलप किया है जिससे हैबिटेबल एक्सो मून्स जो होते हैं उनको हम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के थ्रू पढ़ सकते हैं। तो ये जो मेरा मैटर था वैल्यू एडिड वाला, ये मुझे नहीं लगता कि किसी मेंस 365 में कवर इतने कॉम्प्रिहेंसिवली होगा। ये मैंने न्यूज़पेपर में रोज़ रोज़ पढ़ के थोड़ा थोड़ा सा लिखती गई और ये मेरे मेमोरी में बिल्कुल सेट हो गया और लास्ट में मुझ पर इतना ज़्यादा कोई प्रेशर नहीं पड़ा मेमोराइज़ करने का। इसी तरह से मैंने एक टॉपिक का नोट बनाया था जैसे परसिवरेंस रोवर। तो मैंने इसमें ऑब्जेक्टिव्स लिख लिए थे कि इसको बायो सिग्नेचर जो है वो देखना है, या फिर जो सैंपल्स हैं वो इकट्ठे करने थे, और इसको ह्यूमन अराइवल के लिए मार्स को प्रिपेयर करना था। उसमें मॉक्सी था, इंजेन्युइटी, हेलीकॉप्टर था। तो ये सारे मैंने ऑब्जेक्टिव्स जो थे ये स्टैटिक पोर्शन में कवर हो गए। उसके बाद मैंने फिर से न्यूज़पेपर के थ्रू वैल्यू एडिट किए, जैसे कि इसने सोलर एक्लिप्स जो है उसको ऑब्जर्व किया था मार्स के सरफेस पे। फिर इसने क्या कहते हैं ज़ेरेजो जो क्रेटर है वहाँ से जो रोवर है उसने कुछ सैंपल्स जो है वो इकट्ठा किए। उसके बाद इन सैंपल्स को टाइटेनियम जो ट्यूब्स होती हैं उस पर स्टोर किया, और फिर एक 3 फोर्क साइट है मार्स के ऊपर, वहाँ पर उसको जाकर स्टोर कर दिया है। वहाँ पर वो टाइटेनियम ट्यूब्स हैं अब, और आगे इसमें लिखा हुआ था कि जब ESA का कोई फर्दर मिशन जाएगा मार्स पर तो वो इन टाइटेनियम ट्यूब्स को अपने साथ लेकर आएगा। तो इस तरह से मैंने अपना एक स्टैटिक और जो आपका डायनेमिक पोर्शन है इसको कवर करने की साथ साथ कोशिश की थी। इसी तरह से मैंने अपने एनवायरनमेंट के लिए NCAP जो होता है नेशनल क्लीन एक्शन प्लान, उसके बारे में पढ़ा। तो इसमें मैंने स्टैटिक पोर्शन में उसके ऑब्जेक्टिव्स लिखे थे, उसकी अप्रोच लिखी थी और उसकी इम्प्लीमेंटेशन वाला पार्ट लिखा था। इनिशिएटिव्स अंडर 8 में मैंने उसके जितने भी अभी ऑलरेडी इनिशिएटिव्स चल रहे हैं जैसे इंडोर एयर पॉल्यूशन मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट प्लान है, नेशनल एमिशन इन्वेंट्री है, नेशनल नॉलेज नेटवर्क है, टेक्नोलॉजी असेसमेंट सेल है, ये सारे मैंने पार्ट्स जो थे ये पूरे स्टैटिक पोर्शन में कवर कर लिए थे। फिर एक बार न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया था कि किस तरह से जो NCAP है वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पा रहा है, जो नेशनल क्लीन एक्शन प्लान है उसके क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो ये मैंने कई सारे पॉइंट्स इतने इंपॉर्टेंट और इतने अच्छे आए थे कि मैंने डायरेक्ट वहीं से 4-5 पॉइंट्स नोट कर लिए। जैसे इसमें था कि जो नंबर ऑफ़ मॉनिटरिंग सिस्टम्स हैं वो कम है, या फिर इसमें कोई भी आपका
ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है जिससे आप किसी को भी रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकें, या फिर लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है, या फिर PM10 को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है जबकि जो पर्टिकुलेट मैटर 2.5 है उसके लिए इतने ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है और उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही है। तो इस तरह से मैंने पूरा अच्छे से इसके चैलेंजेस को न्यूज़पेपर में से नोट कर लिया। तो ये फ़ायदा रहता है कि अगर आप कॉम्प्रिहेंसिवली आप अपने सोर्सेज को पढ़ें और न्यूज़पेपर के साथ उसको कॉम्प्लीमेंट करते रहें। तो इसीलिए मैं A4 शीट्स का भी ज़्यादा यूज़ करती थी, क्योंकि वहाँ पर अगर आपको 1-2 पेज ऐड करने होंगे नोट्स में तो वो भी आसानी से ऐड हो जाते हैं। तो एक बार जब आपने इस तरह से अपने कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बना लिए तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी पड़ जाएगी। GS4 का जो पेपर है काफ़ी स्कोरिंग होता है और काफ़ी सारे टॉपर्स का अगर आप देखोगे तो GS4 में अगर अच्छा स्कोर आता है तो वो काफ़ी अच्छी उनकी रैंकिंग हो जाती है। तो GS4 में क्या होता है कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा फोकस कर देते हैं उन थ्योरीज़ पर, बट ज़्यादातर अगर आप क्वेश्चंस देखोगे तो उसमें क्वेश्चंस में लिखा होता है इलस्ट्रेट या फिर जस्टिफाई विद एग्जाम्पल, या फिर जो भी आपने स्टैंड लिया है उसको आप अपने एग्जाम्पल के साथ सपोर्ट करें। तो इस तरह के जब क्वेश्चंस आते हैं और आप केवल उसी टाइम पे अगर दिमाग लगाओगे तो शायद ही कोई एग्जाम्पल आता है और उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम आपको बस सोचने में ही चला जाएगा और लिखने में आप कम ध्यान लगा पाओगे। तो इसके लिए मैंने GS4 के लिए एक अच्छे से जो गूगल डॉक होता है वहीं पर एक डॉक्यूमेंट बना लिया था, फिर मैंने उसी को बार बार कॉम्प्लीमेंट करती रही थी। अब ये डॉक्यूमेंट मैं आपको इसी वीडियो के नीचे शेयर करूँगी। फॉर एग्जांपल मैंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक डॉक्यूमेंट शेयर किया हुआ है, उसमें मैंने जितने भी इंसिडेंट्स न्यूज़पेपर में आते जाते थे उनके एग्जाम्पल्स नोट करती गई। फॉर एग्जांपल ICICI में कोई केस हुआ था, विशल ब्लोइंग हुई थी, उसकी वजह से कौन सा स्कैम्स हाईलाइट हुआ या सामने आया वो मैंने नोट कर लिया। वो भी एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एग्जाम्पल है। जस्ट अभी कुछ दिनों पहले एक स्कैम सामने आया था, जैसे TCS में था ब्राइब फॉर जॉब स्कैम, कि ब्राइब दोगे तो जॉब मिलेगी, वो वाला मैंने नोट कर लिया था। उसके अलावा एक NSE में स्कैंडल सामने आया था, अगर आपको याद हो, हिमालयन योगी वाला। तो इस तरह के जब मैंने एग्जाम्पल्स नोट कर लिए और मैंने रोज़ बस कहीं जाते फिरते इसी गूगल डॉक को खोल के मैंने देख लिया, तो दिमाग में इतना सेट हो गया था कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्वेश्चन जब इस बार UPSC के मेंस में आया था तो मेरे पास कम से कम 3-4 ऐसे एग्जाम्पल थे जो मैं अपने पॉइंट को सब्सटैंशिएट करने के लिए लिख दूँ। तो इसी तरह से मैंने हर एक जो भी मेन टॉपिक है पिछले ईयर्स को एनालाइज करके उसका एक डॉक बनाया और उसमें उसके एग्जाम्पल्स और केस स्टडीज़ कर ली हैं। मैं एक फोल्डर केस स्टडीज़ वाला भी आपके साथ शेयर करूंगी और आप देखिएगा कि किस तरह से मैंने जो पद्मश्री जिनको अवार्ड्स मिले हैं उन्होंने कितने अच्छे काम किए हैं, उनको मैंने कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हो वो मैंने शेयर किया हुआ है। इसी तरह से जब कोई सिविल सर्वेंट अच्छा काम करता है तो उसको PM का सर्विस एक्सीलेंस अवार्ड मिलता है, वो भी मैंने अच्छे से पढ़ के उसके छोटे छोटे नोट्स बनाए थे। तो ये लास्ट मोमेंट पे अगर आप इनको रिवाइज करके चले जाओगे तो आपके पास एम्पल ऑफ एग्जाम्पल्स होंगे कोट करने के लिए और आपका जो आंसर होगा वो काफ़ी ज़्यादा स्टैंड आउट करेगा। उसके अलावा जो मेरा फोकस रहता था वो न्यूज़पेपर रीडिंग पे इसीलिए रहता था क्योंकि न्यूज़पेपर में अब क्या होता है कि अगर आप पेपर देखें, चाहे आप UPSC का देखें या फिर आप UPPSC का देखें, तो अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जो होते हैं बहुत ही सिंपल वाले वो बहुत कम होते जा रहे हैं। अब जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें ज़्यादातर पूछा जाता है कि जस्टिफाई योर स्टैंड, या फिर टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री, या फिर एनालाइज, क्रिटिकली एनालाइज। तो यहाँ पे आपको एक बहुत ही डीपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होती है और आपको एक पर्सपेक्टिव चाहिए होता है। वो खाली आपसे किसी भी चीज़ के कंपोनेंट्स या फिर किसी के टाइप्स नहीं पूछ रहे हैं, वो आपका ओपिनियन पूछ रहे हैं। और ये ओपिनियन हम लोग केवल एक बहुत ही जनरलिस्ट अप्रोच रखते हैं, हमारे पास इतने ओपिनियंस नहीं हो सकते। तो हम लोगों को न्यूज़पेपर इस पर्सपेक्टिव से देखना होगा कि हम कहाँ कहाँ से वो वाले पर्सपेक्टिव्स ले सकें। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन्स होते हैं जो बहुत ही अच्छे अच्छे आर्टिकल्स, ओपिनियंस, एडिटोरियल्स लिखते हैं। अगर हम उनको पढ़ते हैं तो एक डेवलप होता है हमारा खुद का पर्सपेक्टिव और उसमें से जो भी मेन पॉइंट आपको लगता है अगर आप वो नोट कर लेंगे और बाद में आप उनका रिवीजन कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा जब आप मेंस में आंसर लिखेंगे। जैसे एक इस बार जो आंसर क्वेश्चन आया था GS2 में UPSC में वो था कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज़ अ प्री रिक्विजिट फॉर डेमोक्रेसी, कमेंट। नाउ इसमें आप डेफिनेशंस नहीं लिख सकते हैं,
ना ही कोई डिस्क्राइब कर सकते हैं, ना ही कोई आप कंपोनेंट्स लिख सकते हैं। इसमें एक सिंपल सा एक स्टेटमेंट दिया हुआ है जिसमें आपका खुद का एक पर्सपेक्टिव जो आप इतने सालों से या इतने महीनों से न्यूज़पेपर रीड करके बनाओगे वही लिख पाओगे, और वहीं से आपको एग्जाम्पल के साथ उसको सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा। इसी तरह से एक क्वेश्चन था, द एक्सपेंशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ नाटो एंड अ स्ट्रॉन्गर US यूरोप स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप वर्क्स वेल फॉर इंडिया। व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट द स्टेटमेंट? गिव रीजंस एंड एग्जाम्पल्स टू सपोर्ट योर स्टैंड। तो अब इसमें भी अगर आप देखोगे तो इसमें आपका खुद का पर्सपेक्टिव पूछा है। इसमें अगर आप खाली नाटो के बारे में लिख के आ जाओगे या फिर खाली एक डिस्क्रिप्टिव US यूरोप वाली कोई भी आप रिलेशनशिप लिख दोगे तो उससे काम नहीं चलेगा। आपको पूरा एक क्वेश्चन जो होगा उसको अच्छे से देखना पड़ेगा, उसमें किस तरह के पर्सपेक्टिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो राइटर्स हैं जैसे सुहासिनी हैदर थी, उनके न्यूज़पेपर में आप इंटरनेशनल अफेयर्स पढ़ते के रिलेशंस पढ़ोगे तो काफ़ी एक पर्सपेक्टिव आपका डेवलप हो जाएगा और आप यहाँ से आंसर्स कर पाएंगे। अगर आप आंसर राइटिंग की और बात करेंगे तो इसमें जो मेन जो कंपोनेंट होते हैं वो आता है कि सबसे पहले तो आप कंटेंट डिसाइड कीजिए। कंटेंट हम लोगों ने देख लिया है, बहुत आपका स्टैटिक और डायनामिक को कॉम्प्रिहेंसिवली आपने प्रिपेयर कर लिया है। उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट होता है आप स्ट्रक्चरिंग कैसे करते हो। मेरा जो स्टाइल रहता था वो होता था कि मैं क्वेश्चन जो होगा उसके डिफरेंट पार्ट्स पहले देख लूँगी कि कितने पार्ट्स में क्वेश्चन पूछा गया है, और जिस सीक्वेंस में वो पार्ट्स रखे गए थे क्वेश्चन में उसी सीक्वेंस में मैं आंसर करती थी। तीसरा जो होता है वो होता है क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन। जितना ज़्यादा हो सके उतना सिंपल आप लैंग्वेज को यूज़ करें। जितनी ज़्यादा ल्यूसिड लैंग्वेज होगी उतना ज़्यादा एग्जामिनर को कम स्ट्रेस होगा पढ़ने में और उतना अच्छा आपकी मार्किंग होगी। क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन में आप राइटिंग का भी थोड़ा ध्यान रखें। ज़्यादा अच्छी राइटिंग की ज़रूरत नहीं है, बट इतनी होनी चाहिए कि आराम से वो पढ़ी जा सके। और लास्टली एक प्रेजेंटेशन होना चाहिए। प्रेजेंटेशन में आप डायग्राम्स या फ्लो चार्ट या फिर कोई मैप अगर ऐड करेंगे तो उससे आपका जो वैल्यू एडिशन होगा वो हो जाएगा। फाइनली एक मैं टेस्ट सीरीज़ के बारे में बात करूँगी। तो टेस्ट सीरीज़ की इसमें इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि टेस्ट सीरीज़ से आपको टाइम मैनेजमेंट की आदत लगेगी। जब आप उतने ही टाइम में आप लिखने की कोशिश करोगे अपने घर पे बैठ के तो अच्छा रहेगा कि आप जब एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो ऐसा नहीं होगा कि आप 10 मार्क के क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम दे रहे हो और 15 मार्क के क्वेश्चन छोटे लिख रहे हो। तो इस तरह से आप टाइम और कंटेंट मैनेजमेंट आप टेस्ट सीरीज़ से कर सकते हैं। इससे आपकी रिकॉलिंग पावर भी बढ़ेगी, आपको याद करना जल्दी आ जाएगा। वरना ऐसा भी हो सकता है कि आपको याद बहुत कुछ है बट जब आप लिख रहे हो तो वो पॉइंट लिख ही नहीं पा रहे हो या फिर वो चीज़ याद ही नहीं आ रही है। तो आप बार बार इस चीज़ को प्रैक्टिस करोगे तो रिकॉलिंग पावर बढ़ जाएगी। और इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो साल भर के होंगे। फिर आप रिवीजन के लिए मेरा एक सुझाव यही रहेगा कि आप स्टार्ट करें बड़ा पढ़कर, फिर उसके छोटे नोट्स बनाएं, फिर उसको और ज़्यादा कंसाइज कर सके तो करें। इतना हो जाए कि आप एक दिन में कोई भी जो आपका पेपर है उसको पूरी तरह से रिवाइज़ कर लें। तो इसके लिए बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है कि बड़े बड़े जो लाइंस हैं उनकी जगह छोटी छोटी लाइंस लिखें और जितना ज़्यादा हो सके उसको कंसाइज करते जाएं ओवर द टाइम ऑफ प्रिपरेशन। और लास्टली मैं बस यही कहूँगी कि जितने भी टॉपर्स होते हैं सबकी अपनी अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है। कुछ लोग नोट्स नहीं बनाना पसंद करते हैं जीएस के लिए, कुछ लोग मेरी तरह नोट्स बना के चलते हैं। तो आपके लिए जो ज़्यादा सूटेबल रहे आप उसके हिसाब से करें। और मेरे हिसाब से आपकी अगर अब तक इस स्ट्रैटेजी फॉलो करते में सक्षम रहे हैं और अच्छी जा रही है तो आप उसके साथ स्टिक करें। और अगर कोई भी पार्ट मेरा पसंद आए तो आप उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यही है मेरी यूपीएससी के मेंस की प्रिपरेशन वाली स्ट्रैटेजी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।